गुड मॉर्निंग। 11th क्लास चैप्टर 22 चल रहा है। कल ही स्टार्ट किया अपन ने केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो कल की क्लास में हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में स्टडी किया कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है और हार्मोन्स क्या होते हैं, फर्स्ट हार्मोन कौन सा था, फर्स्ट हार्मोन किसने डिस्कवर किया, ये सब हमने डिस्कस किया। और हमने एक लिस्ट बनाई थी डिफरेंट टाइप की जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी, ठीक है। तो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टार्ट किया था। पिट्यूटरी ग्लैंड का ओरिजिन एक्टोडर्म से होता है, ये हमारे ब्रेन में पाई जाती है, हाइपोथैलेमस के नीचे स्टॉक के द्वारा अटैच्ड रहती है, पी साइज होती है, मटर के दाने जितनी होती है। इसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि इसके जो वेरियस हार्मोन्स हैं वो बॉडी की दूसरी ग्लैंड्स को कंट्रोल एंड रेगुलेट करते हैं। तो बच्चों कल कुछ एक हार्मोन्स हमने डिस्कस कर लिए थे और इनके जो रिमेनिंग हार्मोन है वो अपन आज डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं कल वाले हार्मोन भी लिख देता हूं क्योंकि अपन डिस्कस कर चुके हैं इनको। फर्स्ट हार्मोन हमने लिया था ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन और सोमेटो सेकेंड हमने लिया था ACTH। बच्चों कल की क्लास में हमने ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन को डिस्कस कर लिया था, ACTH को डिस्कस कर चुके हैं, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी हमने डिस्कस किया था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को भी हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन या फिर इसे मेमोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि आफ्टर डिलीवरी बच्चे के जन्म के बाद में जो मदर की मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनमें लैक्टेशन को स्टिमुलेट करता है, मिल्क के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है प्रोलैक्टिन। ओके, तो इसलिए इसे हम मेमोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट हार्मोन है MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसे हम MSH कहते हैं। अच्छा बच्चों, ग्रोथ हार्मोन ACTH, FSH, LH, प्रोलैक्टिन एंड TSH, ये सारे हार्मोन एंटीरियर लॉब से जो है रिलीज होते हैं। जो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये मिडिल लॉब, इंटरमीडिएट लॉब जो है, पार्स इंटरमीडिया जिसे कहते हैं, वहां से रिलीज होता है। जो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये स्किन के नीचे जो मेलेनिन पिगमेंट्स है उनके एक्यूमुलेशन को रेगुलेट करता है और स्किन के कलर को रेगुलेट करता है। ओके, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं।
नेक्स्ट हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी एंटीरियर लॉब से, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लॉब से रिलीज होता है और ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए, रिलीज करने के लिए। ओके, 8th हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। बच्चों जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसका फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस के अंदर होता है, लेकिन ये स्टोर रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लॉब में, और पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लॉब से ये रिलीज होता है। इसे हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं और ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि जब 9 मंथ की प्रेगनेंसी पीरियड पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो यूटेराइन मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन को तेज करता है, जिससे लेबर पेन होता है और बच्चे को पुश लगता है, धक्का लगता है और बच्चे की डिलीवरी होती है। तो इसीलिए इसे हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं और इसे हम मिल्क इजेक्टिंग, मतलब मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क के प्रोडक्शन के बाद में मिल्क का जो सिक्रेशन है वो भी इस हार्मोन के द्वारा स्टिमुलेट होता है। नेक्स्ट लेते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन। ये भी बनता हाइपोथैलेमस के अंदर है, स्टोर रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लॉब में, और पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सीक्रेट होता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि ये यूरिन के रिलीज को कंट्रोल करता है। एंटी यानी कि मतलब अगर यूरिन पास आउट ज्यादा हो रहा है तो ये हार्मोन उसको कम कर देता है, रेगुलेट कर देता है, इसीलिए इसे कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये कैसे करता है कि जो नेफ्रॉन्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं वहां पर रीअब्जॉर्प्शन को ज्यादा स्टिमुलेट करता है, जिससे वाटर का, मिनरल्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है और यूरिन कॉन्सेंट्रेट होके ही बॉडी से बाहर रिलीज होता है। तो अच्छा, इस हार्मोन के ना निकलने पर, अगर ये हार्मोन निकलना बंद हो जाए तो फिर यूरिन पास आउट ज्यादा होता है, और इस कंडीशन में इस डिजीज को हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। क्या कहते हैं? डायबिटीज क्या कहते हैं बेटा? इसे हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। अगर एडीएच हार्मोन ना निकले या निकलना कम हो जाए या बंद हो जाए तो फिर यूरिन का पास आउट ज्यादा होता है। इसके अलावा वैसोप्रेसिन, इसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। वैसो यानी कि वेसल्स, प्रेसिन यानी कि प्रेस, यानी कि ये वेसल्स को प्रेस करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिससे ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है। तो ये बेटा लिस्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स हैं उनकी। मैं एक बार नाम रिपीट कर देता हूं। ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोट्रोपिन, एसीटीएच एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन और मेमोट्रोफिक हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, ऑक्सीटोसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच और वैसोप्रेसिन। ओके बेटा, तो ये तो थी पिट्यूटरी ग्लैंड की बात। अब बात करेंगे अपन हाइपोथैलेमस के बारे में।
बच्चों हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है और इसे हम मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड या सुप्रीम ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा कई सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो न्यूरो हार्मोन है, और ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये हार्मोन, इनमें से कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो रिलीजिंग हार्मोन हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन रिलीज के लिए स्टिमुलेट करते हैं। लेकिन कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो इनहिबिटरी हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं उन हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए। ओके बेटा, तो मैं पहले लिस्ट बना देता हूं। फर्स्ट लेते हैं अपन TSH, RH, ACTH, RH, बच्चों ध्यान से देखिए, हाइपोथैलेमस के द्वारा कई सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं हार्मोन को रिलीज करने के लिए, उन्हें हम रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। और जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, इनहिबिट करते हैं, उन्हें हम इनहिबिटरी हार्मोन कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 हार्मोन्स लिखे हैं। फर्स्ट है TSH-RH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। तो यानी कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को TSH को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है। ACTH-RH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को ACTH को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है। फिर लेते हैं SSH-RH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। फिर लेते हैं LHRH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। नेक्स्ट लेते हैं GHRH, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने के लिए इंड्यूस करता है ये। फिर लेते हैं PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। MSH-RH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। फिर लेते हैं GH, अब ये 3 हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन है। GHRIH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन। PRIH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन, प्रोलैक्टिन के रिलीज को इनहिबिट करता है। MSH-RIH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन। तो ये इनहिबिट करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं या इनहिबिट करते हैं हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए, और साथ ही साथ ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन और ADH हार्मोन का प्रोडक्शन भी हाइपोथैलेमस के अंदर ही होता है। नेक्स्ट अपन बच्चों ग्लैंड डिस्कस करेंगे, थायराइड ग्लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ये।
बच्चों नेक्स्ट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये ट्रेकिया एंड लैरिक्स के जंक्शन पर, जो लैरिंग्स और ट्रेकिया है उनके बीच में, उनके जंक्शन में पाई जाती है। और इनकी जो शेप होती है एच शेप्ड होती है ये, ठीक है। इनकी ओरिजिन एंडोडर्म से हुई है और इनके अंदर दो पालियां, दो लॉब्स होते हैं। दो लॉब आपस में एक फ्लैप के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं, उस फ्लैप को हम इस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब इनके अंदर दो लॉब होते हैं, वो बीच में एक कार्टिलेजिनस फ्लैप के द्वारा अटैच रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं उस फ्लैप को, ठीक है। और ये एच शेप्ड ग्लैंड होती है और एंडोडर्म से इनका ओरिजिन हुआ है, ठीक है बेटा। इनकी स्ट्रक्चर को अगर हम स्टडी करें तो इनमें वो फॉलिकल्स नजर आते हैं अच्छा, थायराइड ग्लैंड एक एक्सेप्शन है, बाकी जितनी भी ग्लैंड है उनके हार्मोन जो है डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, वो स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर फॉलिकल्स के अंदर स्टोर रह जाते हैं। तो इनके अंदर फॉलिकल्स पाए जाते हैं जिनमें हार्मोन इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर रहता है। इसके अलावा सी सेल्स पाई जाती है जिन्हें हम पैराफॉलिक्यूलर सेल्स कहते हैं, ओके बेटा। तो इनके अंदर जो फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स हैं, इनके द्वारा दो हार्मोन रिलीज होते हैं। एक तो T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडो एक है T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ओके। पहले डिस्कस करेंगे फॉलिकल्स हैं, उनकी सेल्स के द्वारा ये हार्मोन रिलीज होता है। ये थायरोग्लोबुलिन के फॉर्म में स्टोर रहता है, ये थायरोग्लोबुलिन जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है, इस फॉर्म में ये स्टोर रहता है फॉलिकल्स के अंदर। और जब ये एक्टिवेट होते हैं तो इन हार्मोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो T3 को कहते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड T4 को कहते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन। यहां पर T4 जो है वो ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है। T4 हार्मोन जो है मैक्सिमम अमाउंट में रिलीज होता है, ये T3 कम रिलीज होता है। लेकिन जो इफेक्ट है, जो T3 का इफेक्ट है वो T4 जैसा ही है, ठीक है। और जो जब T3 हार्मोन सेल्स या टिश्यूज में जाते हैं तो ये T4 में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके बेटा। अब इनके फंक्शंस देख लीजिए बच्चों। जो थायराइड ग्लैंड है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। इसके जो हार्मोन है ट्राई आयोडोथायरोनिन को हम थायरोक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसमें मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आयोडीन है। टेट्रा आयोडोथायरोनिन को हम थायरोक्सिन हार्मोन भी कहते हैं। और जब T3 हार्मोन सेल्स या टिश्यूज में जाता है तो ये T4 में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि थायरोक्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बच्चों हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, फैट के मेटाबॉलिज्म को, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, हमारे जो हार्ट रेट है उनको कंट्रोल करते हैं। यानी कि जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। हमारी BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR को भी ये रेगुलेट करते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि वो रेट जिसके द्वारा बॉडी के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है कैलोरी के फॉर्म में, तो उसको कौन कंट्रोल करता है? थायरोक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है, ओके बेटा। तो इससे हमारी बॉडी की ग्रोथ, मेंटल डेवलपमेंट, किसी बच्चे का अगर बात करें तो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट है, फिजिकल ग्रोथ है, मस्कुलर ग्रोथ है, सेक्सुअल ग्रोथ है, वो सब ये इसी हार्मोन के द्वारा रेगुलेट होते हैं।
तो ये इस हार्मोन के फंक्शंस हैं। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स की। बच्चों, जो सी सेल्स या पैराफॉलिकुलर सेल्स है, ये थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज करता है, जो कि ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है। बोन में कैल्शियम के डिपोजिशन को ये इंड्यूस करता है, जिससे बोन सॉलिड होती है, स्ट्रांग होती है, और यूरिन के साथ में कैल्शियम के सिक्रेशन को भी ये इंड्यूस करता है। तो कुल मिला के कैल्शियम के लेवल को ये रेगुलेट करता है ये हार्मोन। और ये पैराथायरॉयड हार्मोन जो है उनका एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। ओके, चलिए, तो ये तो बच्चों बात होगी हार्मोन और उनके फंक्शन की। ये दो हार्मोन और एक ये हार्मोन रिलीज होता है। अब बात करते हैं कि अगर थायराइड ग्लैंड ज्यादा एक्टिव हो जाए, हाइपो सिक्रेशन हो जाए या हाइपर सिक्रेशन हो जाए, कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में कौन कौन सी डिजीजेज हमें देखने को या ऑब्जर्व करने को मिलती है? Disorders due to फर्स्ट हम लेते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके बेटा, तो इसमें एक तो डिजीज है गॉइटर। ठीक है, एक तो गॉइटर हो गई। सेकंड हम लेते हैं क्रेटिनिज्म। थर्ड हम लेते हैं मिक्सोडीमा। ध्यान से देखिए बच्चों कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि अगर थायराइड ग्लैंड कम एक्टिव हो, थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं कम रिलीज हो या उनका फॉर्मेशन पूरी तरीके से ना हो, तो उस कंडीशन में कई सारे साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में या बच्चों की बॉडी में देखने को मिलते हैं। पहली डिजीज हाइपोथायरॉयडिज्म की पहली डिजीज है गॉइटर। जनरली ये पहाड़ी इलाकों में, माउंटेनरी जो एरियाज हैं वहां देखने को मिलता है, क्योंकि वहां स्लोप वाले एरियाज में जो है आयोडीन जो है वो पानी के साथ बह जाता है। ओके, तो थायरोक्सिन हार्मोन का जो मेन कंपोनेंट है वो आयोडीन है, तो इसलिए वहां के फूड के अंदर आयोडीन की कमी पाई जाती है। और आयोडीन की कमी वाले फूड को लेने पर बच्चों में, वहां के लोगों में क्या है, आयोडीन की कमी रहती है, इसलिए वहां पर थायरोक्सिन का फॉर्मेशन भी नहीं होता है या कम होता है। और थायरोक्सिन का फॉर्मेशन कम होने की वजह से जो थायराइड ग्लैंड है वो ब्लड से आयोडीन को लेती है, तो ब्लड के से आयोडीन को लेने पर क्या है, थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है। क्या आ जाती है? थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है, जिसे हम टॉन्सिल्स भी कहते हैं। और थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग होने की वजह से जो है, और थायरोक्सिन हार्मोन के ना बनने की वजह से मेंटल डेवलपमेंट बच्चों का सही नहीं होता है उन एरियाज में, मंदबुद्धि रह जाते हैं बच्चे, शारीरिक विकास, फिजिकल ग्रोथ सही नहीं होती है, सेक्सुअल ग्रोथ सही नहीं होती है, मेंटल ग्रोथ सही नहीं होती है।
ठीक है। तो ये जनरली माउंटेन एरियाज में देखने को मिलती है गॉइटर। तो इसलिए खाने में आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए, साधारण नमक यूज नहीं लेना चाहिए। सेकंड लेते हैं क्रेटिनिज्म। बच्चों क्रेटिनिज्म भी है, छोटे बच्चों में देखने को मिलता है कि अगर थायराइड ग्लैंड कम एक्टिव हो, थायरॉक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन कम हो या कम रिलीज हो, तो उस कंडीशन में क्रेटिनिज्म हो जाता है। तो बच्चे का मानसिक विकास रुक जाता है, फिजिकल ग्रोथ सही नहीं होती है, साइकोलॉजिकल ग्रोथ सही नहीं होती है, सेक्सुअल ग्रोथ सही नहीं होती है। उसके अलावा बच्चे का आईक्यू बहुत कम रह जाता है, हार्ट रेट कम रहती है, ब्रीदिंग रेट कम रहती है, ब्लड का जो प्रेशर है वो नॉर्मल से कम रहता है। तो ये सब सुस्ती सी रहती है, वीकनेस और सुस्ती सी रहती है क्रेटिनिज्म के अंदर। सेम सिचुएशन अगर बड़ों में हो, अडल्ट के अंदर हो, तो इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, मिक्सोएडिमा कहते हैं। बड़ों के अंदर अगर थायरोक्सिन की कमी हो जाए तो उस कंडीशन में हार्ट रेट स्लो हो जाएगी, ब्लड प्रेशर की रेट है, ब्रीदिंग रेट है, और मतलब फिजिकल ग्रोथ, बड़ों में तो फिजिकल ग्रोथ हो चुकी होती है, लेकिन एक वीकनेस और एक सुस्ती, एक डलनेस सी रहेगी। अच्छा, एक चीज और, जिनमें थायराइड ग्लैंड जैसे आजकल महिलाओं में, फीमेल्स में देखने को मिलता है, जो ओल्ड एज हो जाती है, कि थायराइड ग्लैंड के कम एक्टिव होने की वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, बीएमआर है वो गिर जाती है, स्लो हो जाती है। तो उस कंडीशन में जो भी वो खाते हैं, जो फूड है वो बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहता है, और एक पफीनेस, एक एडिमा सा, एक सुस्ती सी, एक मोटापा सा बॉडी के अंदर रहता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के कम एक्टिव होने की वजह से। तो इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, मिक्सोएडिमा कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्सोएडिमा कहते हैं। सेकंड हम सिचुएशन लेते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म, ध्यान से देखिए बच्चों, हाइपर मतलब थायराइड ग्लैंड का ज्यादा एक्टिव होना। तो ये कब पॉसिबल होता है कि कभी कभी क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड के अंदर ट्यूमर बन जाता है, नोड्यूल बन जाते हैं, ट्यूमर बन जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि थायराइड ग्लैंड ज्यादा सिक्रेशन करने लगती है, थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन ज्यादा होने लग जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो इससे रिलेटेड जो डिजीज है उसे हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज और एक्सोप्थेल्मिया। ओके, तो इस डिजीज के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति की जो हर मेटाबॉलिक प्रोसेस है या मेटाबॉलिक जो रेट है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, ब्रीदिंग रेट तेज हो जाती है, हार्ट रेट तेज हो जाती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट फास्ट हो जाती है। तो जो भी व्यक्ति खाता है तो वो जल्दी जल्दी कंज्यूम होता रहता है। तो एक्सेसिव सिक्रेशन की वजह से थिननेस, दुबलापन देखने को मिलता है ऐसे पेशेंट के अंदर। आंखें बड़ी हो जाती हैं, बल्ज रहती है, बाहर निकली रहती हैं। तो एक एक सांस में जो है भराव या फुलाव सा रहता है। तो इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, ग्रेव्स डिजीज या एक्सोप्थेल्मिया कहते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि थायरॉक्सिन का ज्यादा रिलीज होना, और हाइपोथायरॉयडिज्म, दोनों ही हार्मफुल हैं बॉडी के लिए। ठीक है बेटा, तो ये कुछ डिसऑर्डर्स थे जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट लेते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। फोर्थ हम लेते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो बच्चों आपने थायराइड ग्लैंड समझ ली। आप समझ गए होंगे कि आजकल लैक ऑफ द एक्सरसाइज, बिकॉज ऑफ जो लोग हैं एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिजिकल वर्कआउट नहीं होता है, तो उनको थायराइड की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और स्पेशली महिलाओं के अंदर, फीमेल्स के अंदर जो है थायराइड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। या तो उनमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है।
ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि हम प्रॉपर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर वर्कआउट करें, अपनी लाइफ स्टाइल के साथ में एक्सरसाइज को जरूर इंक्लूड करते रहे या किसी स्पोर्ट को इंक्लूड करते रहे, जिससे क्या है कि फिजिकली फिट रह सके। ओके बेटा, तो थायराइड ग्लैंड इतनी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है कि हमारी बॉडी पर कई सारे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं अगर थायराइड ग्लैंड इम्बैलेंस हो जाती है, उनकी जो वर्किंग है वो सही से नहीं होती है। पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही पाई जाती है, उनके डोर्सल पार्ट में पाई जाती है, नंबर में 4 होती है, इनका ओरिजिन भी एंडोडर्म से होता है। और पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन पैराथायरॉयड हार्मोन और पैराथॉर्मोन। तो बच्चों पैराथायरॉयड ग्लैंड का हार्मोन है पैराथायरॉयड हार्मोन और पैराथॉर्मोन, इसे हम पीटीएच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीटीएच भी कहते हैं पैराथायरॉयड, और इसे हम कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं, कॉलिप्स हार्मोन। दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉलिप्स हार्मोन। ठीक है। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड में एक तो कैल्सिटोनिन हार्मोन मैंने बताया था आपको, सी सेल्स के द्वारा, थायराइड ग्लैंड की सी सेल्स के द्वारा रिलीज होता है, और एक ये है। तो जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है वो एंटागोनिस्टिक होता है। ये हार्मोन क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को रेगुलेट करता है, ये बोन को रिजॉर्प्शन करता है, ठीक है ना, और बोन की रीमॉडलिंग करता है। ग्रोथ के साथ में ये जो हड्डियां हैं, बोन है, वहां से कैल्शियम को डिसॉल्व करता है और बोन की शेप को मेंटेन रखता है, उसको रीमॉडलिंग करता है, ठीक है। और साथ ही साथ में ये कैल्शियम को रिलीज होने से भी रोकता है। तो यानी कि इनका एंटागोनिस्टिक फंक्शन है कैल्सिटोनिन से, ठीक है ना। और ये भी कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को ब्लड के अंदर रेगुलेट रखता है। अगर ये हाइपर सिक्रेशन हो, इसका पैराथॉर्मोन अगर ज्यादा रिलीज हो तो कैल्शियम ज्यादा डिसॉल्व होने लग जाएगा हड्डियों से, और जो बोन्स है वो वीक होती चली जाएंगी, बोन्स ब्रिटल हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, इसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहेंगे। ओके बेटा। और अगर पैराथॉर्मोन जो हार्मोन है अगर कम रिलीज हो, ठीक है, अगर ये कम रिलीज होगा तो कैल्शियम का डिपोजिशन ज्यादा होने लग जाएगा बोन्स के अंदर, और कैल्शियम का रिलीज भी ज्यादा होगा। तो दोनों ही कंडीशन हार्मफुल हैं, तो इसलिए पैराथॉर्मोन हार्मोन भी एक बैलेंस कंडीशन में रिलीज होना जरूरी है बॉडी के अंदर। ओके। 11th क्लास 3 मिनट्स रिमेनिंग है, आज इतना ही करेंगे। ओके। रिमेनिंग टॉपिक अपन कल की नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।